नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में कि नाभिक जो होता है आखिरकार गोलाकार क्यों होता है, यानी कि द्रव की बूंद की भांति क्यों व्यवहार करता है। क्या उसकी आकृति चौकोर हो सकती है या कुछ और आकृति वो धारण कर सकता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा और जानेंगे कि आखिर नाभिक की आकृति अगर गोलाकार है, द्रव की बूंद की भांति है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सूचना की बात करेंगे फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण सूचना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथियों, यदि आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं वाकई रूप से, आप सोचते हैं कि आपसे भी केमिस्ट्री अच्छे से बने और आप भी केमिस्ट्री के लंबे लंबे जो रासायनिक समीकरण है वो समझ पाएं, या फिर जो भी आवर्त सारणी है वो अच्छे से कर पाएं, यानी किसी भी चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो काम होता है आवर्त सारणी याद करना। मैं क्यों आवर्त सारणी पर जोर देता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे बेस जो होता है आवर्त सारणी होता है। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है, ABCD सीखना पड़ता है। ठीक है, मैथ्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले 1 2 3 आपको सीखना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप केमिस्ट्री सीखते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है आवर्त सारणी याद करना। जिस भी स्टूडेंट ने आवर्त सारणी याद कर लिया तो यकीन मानिए केमिस्ट्री उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आवर्त सारणी का परमाणु क्रमांक याद हो जाता है, परमाणु भार याद हो जाता है, साथ ही वो किसी भी एलिमेंट को आसानी से पहचान पाएगा, और वो ये भी जानता है कि ये एलिमेंट का किस ग्रुप में आता है, ये किस फैमिली का है, यानी कि ढेर सारे जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सभी आवर्त सारणी से आते हैं। फिलहाल कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं, जैसे रेलवे, SSC और या फिर कई सारे एग्जाम होते हैं, उनमें ये सारे प्रश्न पूछे जाता है कि आवर्त सारणी में कौन से ग्रुप में इस एलिमेंट का नंबर क्या है, जैसे 17 किस एलिमेंट का नंबर है, किस ग्रुप में आता है। तो यहाँ पास यदि हम शॉर्टकट रूप से अगर पढ़ते हैं तो हमारे किसी काम का नहीं वहाँ पास, क्योंकि हमें वहाँ पास लॉजिक अपना लगाना पड़ता है। यदि हमने शॉर्टकट तरीके से पढ़ लिया तो फिर हमसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे पढ़ना है। मेरे तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपसे पूरी आवर्त सारणी याद हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर जाएंगे। यहाँ पास आपको हमारे चैनल पर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, इससे आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाना है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पास प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर देखिए ढेर सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट है, ढेर सारे टॉपिक पर। तो ये सभी टॉपिक हैं, आपको जो टॉपिक पढ़ना है तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको केमिस्ट्री बाय राहुल गुप्ता, इसमें केमिस्ट्री के जितने सारे महत्वपूर्ण वीडियो हैं सभी हैं। इसके बाद आपको पीरियड टेबल बाय राहुल गुप्ता, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये पीरियड टेबल बाय राहुल गुप्ता पर आप जाएंगे तो इसमें आपको सारे क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, पूरी आवर्त सारणी की क्लास आपको इस पर उपलब्ध होंगी। देखिए यहाँ पास जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। ठीक है, इसी प्रकार के आपको ढेर सारे वीडियो आपको यहाँ पास मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पास जितने भी वीडियो हैं, जितने भी पार्ट हैं, आपको सभी वीडियो को एक दिन में नहीं देखना है, एक वीडियो एक दिन में देखना है। ये ज़्यादा मिनट की भी नहीं है, ये 10 से 20 मिनट के हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने आपको याद करने का तरीका बताया, आपको याद करवाया है वहाँ पास। ठीक है, एक बार यदि आपने इसको देख लिया तो आपको पूरी आवर्त सारणी याद हो जाएगी। ठीक है, ये काम करिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, और यकीन मानिए आप देखिएगा जैसे ही आप आवर्त सारणी कंप्लीट करते, जैसे ये पार्ट कंप्लीट करेंगे आप देखेंगे कि आपसे परमाणु क्रमांक बनने लग जाएगा, किसी भी एलिमेंट को पहचानने लग जाएंगे, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में ये जानने लग जाएंगे, और कैसे किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक सरल तरीके से निकाला जाता है। मैंने आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बिल्कुल भी नहीं रटाया कि आप इसका याद रखिए, इसका नंबर ये याद रखिए, बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको याद। आपको मैंने मैथमेटिक्स तरीके से बताया है कि आपको ग्रुप में कौन से ग्रुप का किसी भी एलिमेंट का नंबर कैसे निकालना, वो तरीके मैं आपको इन सारी वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, थोड़ी सी भरोसा रखिए और थोड़ी सी साहस रखेंगे, क्योंकि यदि आपने पहले वीडियो देख लिया कि यार उबाऊ टाइप सा है तो थोड़ी सी और इसको देखिएगा और करिएगा। अगर आपने ये सारे वीडियो कर लिया फिर आपको केमिस्ट्री कभी भी बेकार नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास पर हम चलते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो नाभिक जो होता है, ठीक है, आज का जो हमारा क्लास किस पर है कि नाभिक द्रव की एक बूंद की भांति
क्यों व्यवहार करता है, यानी कि जो नाभिक का जो आकार होता है, आकृति होती है, वो गोलाकार यानी कि द्रव की बूंद की भांति क्यों होती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके ढेर सारे कॉन्सेप्ट, आखिर ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पास नील्स बोर और व्हीलर का नाभिक और द्रव की एक बूंद मॉडल है, हम इसको बाद में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक नाभिक है, ठीक है, ये क्या है, एक नाभिक है। इस नाभिक में आप देखेंगे, हमेशा याद रखना कि जो नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। नाभिक के अंदर दो ही चीजें उपस्थित होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है, इसके अंदर। इसके बाहरी चक्र में कक्षक होते हैं, ठीक है, इस प्रकार कक्षक बने होते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षक में होते हैं, ठीक है। सवाल ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये तो नाभिक में आ जाते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक में आ सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नाभिक में यदि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक है, साधारण सी बात है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, हमने ये कहा, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी इस नाभिक में आ सकता है? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर मैं अगली क्लास में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके बारे में मैं बहुत सारी चर्चा करूंगा और इसके ढेर सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि जो ये नाभिक का जो गोला आकार है, ठीक है, ये गोलाकार, ये सर्किल जो बना हुआ है, ये आखिर गोला है भी कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये नाभिक, जैसे कि मैंने बताया, अब ये द्रव की बूंद है। आपने सभी ने द्रव की बूंद देखी होगी। द्रव की बूंद किस आकृति की है, ये हमारे पास गोलाकार है, आप सभी ने देखा होगा। तो आज यानी कि मैं दो चीज आपको बताऊंगा, एक तो द्रव के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा, साथ ही नाभिक के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो और ये भी आपको जानने को मिलेगा कि आखिरकार द्रव की भी आकृति गोलाकार क्यों होती है। यानी कि आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले। पहला जो चीज है कि आप ये भी जानेंगे कि द्रव की जो आकृति होती है गोलाकार क्यों होती है। दूसरी आकृति, नाभिक की भी आकृति गोलाकार क्यों होती है, ये फिर द्रव की भांति क्यों व्यवहार करता है। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है नाभिक तथा द्रव की बूंद की समानताएं, ठीक है। क्या क्या समानताएं होती हैं, हम एक एक करके चीजों को कॉन्सेप्ट में पूरे डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। पहला कॉन्सेप्ट पहले में हम इसको पढ़ते हैं फिर समझेंगे, ठीक है। द्रव की बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोली होती है। ठीक इसी प्रकार नाभिक भी नाभिकीय बलों के कारण लगभग गोली होता है। नाभिक में न्यूक्लियस ठीक वही व्यवहार करते हैं जो द्रव में द्रव के अणु व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ी सी समझ लेते हैं, बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि द्रव की जो बूंद हो उसकी आकृति जो गोलाकार होती है, किसके कारण होती है? ये जो आकृति के बारे में बात कर रहा है ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अभी पृष्ठ तनाव क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो पृष्ठ तनाव बल क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो समझिए पहले कि जो द्रव की आकृति गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव बल के कारण होती है। यानी कि ठीक है, हमने मान लिया कि जो द्रव की आकृति, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पास, ये जो द्रव की आकृति है ये गोलाकार किसके कारण हो गया है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो क्या बोला यहाँ पास? ठीक इसी प्रकार नाभिक भी, ठीक है, ऐसे यहाँ पास नाभिक है तो नाभिकीय बलों के कारण क्या होता है? गोली होता है। यानी कि एक पहला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, पहली समानता निकल आती है कि जो द्रव की आकृति गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है और नाभिक की आकृति नाभिकीय बलों के कारण होता है, ठीक है। तो नाभिक में न्यूक्लियस ठीक वही व्यवहार करते हैं जो द्रव में द्रव के अणु करते हैं। यहाँ पास एक नया शब्द आपको मिलेगा, न्यूक्लियन। ये न्यूक्लियन क्या होते हैं? फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया है कि नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इन दोनों को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियन, ठीक है। जिसको भी जानकारी ये चीज ना हो तो याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। अब समझिए बात को, यानी कि ये जो नाभिक है इस नाभिक के अंदर हमने क्या पाया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया। तो ये यहाँ पास लिखा हुआ कि नाभिक में न्यूक्लियन ठीक वही व्यवहार करते हैं जो द्रव में द्रव के अणु।
यहाँ पास द्रव के जो भी अणु होते हैं जैसा ये व्यवहार करते हैं, ठीक इसी प्रकार नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी वही व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें लिखी गई है। तो पहली बात मेरे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पास एक चीज और याद रखना कि जो पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंद जो होता है गोल आकार धारण कर लेता है। मैं जल के बारे में बताया हूँ। जैसे यहाँ पास आप देखेंगे सरफेस टेंस कैसे होता है, ये पृष्ठ तनाव। जैसे देखिए यहाँ पास एक बूंद हमने रखा, ये जल है। अब ये जल में देखिए इस प्रकार के तीर की निशान लगी हुई है, दिख रहा है तीर की निशान। ये तीर की निशान क्या करता है, द्रव की आकृति को सिकोड़ देता है। क्या करता है, सिकोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो इसकी आकृति किस प्रकार की हो जाती है, गोलाकार। इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक डायग्राम और भी देख पा रहे होंगे ये वाला। तो यहाँ पास भी इसी प्रकार है, ये द्रव की बूंदें हैं और द्रव की बूंद में भी चारों तरफ से तीर की निशान बनी हुई। तो तीर की निशान हमको ये दर्शाता है कि जो द्रव की जो आकृति है वो गोलाकार क्यों है, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसके चारों तरफ लग रहे हैं, जो उसके फैलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार द्रव की जो आकृति है गोल है। इसको याद रखना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ेंगे। द्रव का जो घनत्व होता है उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द्रव का जो घनत्व होता है, दूसरा कंडीशन है, द्रव का जो घनत्व होता है उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता। ये द्रव के बारे में है। ठीक इसी प्रकार नाभिक का घनत्व भी नाभिक के आयतन पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जैसे द्रव का घनत्व है उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता, उसका आयतन वैल्यूम क्या है वो निर्भर नहीं करता। ठीक इसी प्रकार नाभिक में भी ऐसा होता है कि जो उसका घनत्व है वो नाभिक के आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। ठीक है, घनत्व बराबर ये याद रखना, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे मास बट्टे वॉल्यूम होता है। आगे बढ़ेंगे। द्रव के ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, द्रव के अणु लगातार अनियमित गति करते हैं तथा जब परस्पर टक्करों के फलस्वरूप द्रव तल पर कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को पार कर सकने में समर्थ हो जाते हैं, तो द्रव तल को छोड़कर बाहर वायुमंडल में चले जाते हैं और इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि हम द्रव के बारे में भी पढ़ेंगे और नाभिक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पास ये पूरा जो लिखा हुआ है ये क्या है, सरल भाषा में समझे। द्रव के अणु जो होते हैं अनियमित गति करते हैं और जब परस्पर टक्करों के फलस्वरूप द्रव तल कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो आकर्षण बल को पार करने में समर्थ हो जाते हैं, तो द्रव तल क्या होता है, तल को छोड़कर बाहर वायुमंडल में चले जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पन। देखिए हम इसको सरल भाषा में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पास कई सारे कण दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पास ये लिक्विड दिया हुआ है, लिक्विड के अणु दिए हुए हैं। ये लिक्विड के कई सारे अणु हैं। अब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं, ये आपस में टक्कर करते हैं, लेकिन इसकी जो गति होती है अनियमित होती है। कौन सा कण कहाँ जा रहा है ये निश्चित नहीं है। एक दूसरे को टक्कर मारने के कारण कुछ कण जो होते हैं, कुछ अणु जो होते हैं परस्पर आकर्षण बल को पार करने में समर्थ होते हैं। यानी कि देखिए पूरे जैसे कि ये बंधे हुए हैं, समझिए बात को। जैसे कि ये पैकेट है, इस पैकेट के अंदर बंधे हुए हैं और ये पैकेट ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ये ग्लास है, समझिए ग्लास है और ये ग्लास ऊपर से खुला हुआ है। ये कण जो हैं आपस में गतिज ऊर्जा अनियमित गति कर रहे हैं, लेकिन कुछ कण क्या होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है। परस्पर जब टक्कर लगेंगे, कई बार किसी अगर अणु को बार बार टक्कर लग रहा है और वो क्या कर रहे हैं, उसकी गतिज ऊर्जा और अधिक बढ़ रही है, तो वो क्या करते हैं, इस आकर्षण बल को छोड़कर वो बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, कहाँ निकलते हैं, बाहर की ओर। देखिए जैसे कि ये आप सभी ने इस डायग्राम को कई बार देखा होगा, एक बार फिर समझते हैं इसको। जैसे कि ये समुद्र है। ठीक है, इस समुद्र में कण जल के अणु बहुत सारे हैं और परस्पर अनियमित गति कर रहे हैं। कौन सा अणु कहाँ जा रहा है यह ज्ञात नहीं है। अब बस जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे को टक्कर मारते हुए जा रहे हैं। कुछ कण ऐसे हो जाते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा काफी अधिक हो जाती है, कई बार टक्कर खाने से उनकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है, तो क्या करते हैं वो यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो इस आकर्षण बल को, यहाँ के आकर्षण बल को छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं और वायुमंडल में छोड़कर यहाँ ये देखिए ये जो है बादल के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है, ये तो जल के बारे में हम बात कर लिया।
तो नाभिक में भी ऐसी ही प्रक्रिया होती है। जैसे अब ये बादल बन गया, बादल बनने के बाद अब ये आगे चलते हैं और कई सारे इसी प्रकार के बादल बनते बनते यहाँ पास एकत्रित हो जाते हैं, और जब ये एकत्रित होते हैं तो ये किस रूप में संघनित हो जाते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, जल के रूप में फिर नीचे आ जाते हैं। तो फिर ये पानी यहाँ नीचे फिर समुद्र में आ जाता है। यानी कि ये साइकिल, वाटर साइकिल लिखा हुआ है, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि मैं ये सरल भाषा में कहूँ कि यहाँ पास बादलों का संघन एकत्रित होना, इसको हम वाष्पन कहेंगे, ये वाष्प के कारण होता है। और इसके बाद ये जल एकत्रित होकर संघनित होकर नीचे पानी जब गिरते हैं जिसको हम संघनन कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं और आगे। अब यहाँ लिखा हुआ ठीक इसी प्रकार अल्फा कण उत्सर्जन में विभिन्न न्यूक्लियनों की अनियमित टक्करों के फलस्वरूप कुछ न्यूक्लियनों के समूह की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वे नाभिकीय बलों को पार करके नाभिक से अल्फा कणों के रूप में बाहर निकल आते हैं, और नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के अनुरूप होती है। जैसे कि आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये समझिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर मारते हैं। जैसे कि जल के अणु एक दूसरे को टक्कर कर रहे थे, तो कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है, तो इसमें अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि वो नाभिकीय बल को पार कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने वाष्पन में आपको बताया, जैसे कि यहाँ पास हमने वाष्पन में बताया, समझिए ये पूरे नाभिक है, और नाभिक में समझिए ये नाभिक है। ठीक है, अब ये नाभिक में ये नाभिक है, यहाँ पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ढेर सारे कण हैं, एक दूसरे को अनियमित गति से टक्कर मार रहे हैं। अब ये अनियमित गति से जब टक्कर मारती थी, इनकी भी गतिज ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है, और फिर ये नाभिकीय बल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि हमने जल के बारे में पढ़ा, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी एक्सेप्ट करता है कि ये जल की आकृति गोलाकार होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, जैसे जल की गुण हम व्यवहार पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार नाभिक के भी गुण और व्यवहार हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये समझेंगे। ये देखिए, जैसे कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण हैं। अब ये जैसे यहाँ बस एकत्रित है, अब जब आपसी टक्कर होते हैं तो क्या होते हैं, ये बाहर निकलने की प्रयास करते हैं। ठीक है, साधारण सी बात थी। अब अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ कि बूंद के अणुओं की ऊष्मीय कंपनों के संगत जिस प्रकार द्रव की आंतरिक ऊर्जा होती है, ठीक उसी प्रकार नाभिक की भी कुछ ऊर्जा होती है। साधारण सी भाषा में ये कहा जाए कि द्रव के अंदर जो भी आंतरिक ऊर्जा होती है, ठीक है, यदि जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो उसके अंदर ऊष्मीय कंपन होता है, तो उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम किसी परमाणु को भी गर्म करें तो क्या होता है, उसके नाभिक का क्या होता है, गर्म होता है। जब गर्म होता है तो उसके अंदर भी क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये साधारण सी बात है कि यदि हम बूंद के अणुओं के ऊष्मीय कंपनों के संगत जिस प्रकार द्रव की आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार नाभिक में भी कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगले पर बढ़ेंगे। नाभिक द्वारा न्यूट्रॉन अवशोषित करके यौगिक बनाना बूंदों के संघनन के समान है। अभी हमने आपको वाटर साइकिल बताया, तो वाटर साइकिल में हमने देखा कि सबसे पहले द्रव क्या होते हैं, आप उनके जो कण होते हैं अनियमित गति करते हैं। इसके बाद कुछ के कण क्या होते हैं, अत्यधिक गतिज ऊर्जा हो जाती है। जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा हो जाती है तो क्या करते हैं, वो अपने आकर्षण क्षेत्र को क्या करते हैं, त्याग देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, वायुमंडल में। वायुमंडल में एकत्रित होते हैं वाष्पन की क्रिया के द्वारा। फिर इसके बाद क्या हुए, संघनित हुए। संघनित के बाद क्या होते हैं, पानी के रूप में फिर गिर जाते हैं। ये बूंदों का संघनन, ये जैसे हम बता रहे हैं। जैसे कि आप एक डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम आप सभी ने देखा होगा। जैसे कि आप पानी की गिलास लें, उसमें बर्फ डाल दें, तो इस प्रकार गिलास के बाहर आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि ये जो वाष्प पहले वाष्प के रूप में था, अब संघनित हुआ। संघनित होने के बाद फिर किस में हो गए, ये देखिए छोटे छोटे आपको जल के रूप में आप चीजें देख पा रहे होंगे। तो बूंदों के संघनन के रूप में समान है। यानी कि नाभिक द्रव की बात हो गई, लेकिन नाभिक में क्या होता है, नाभिक में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित करता है, और न्यूट्रॉन को अवशोषित करके यौगिक बनाता है। तो द्रव की बूंदों में भी क्या होता है, वाष्प को संघनित करता है,
इकट्ठा करता है और फिर क्या बनाता है, बूंद बनाते हैं, जल के रूप में फिर हमको दिखते हैं। ठीक है, जैसा कि ये समझते हैं। ठीक है, फिर डायग्राम से हम आ गए हैं। ये डायग्राम में देखिए, जैसे कि जल है, जल की कण जो हैं ये ऊपर गए, एकत्रित हुए। ठीक है, इसी प्रकार से और सारे कण गए, एकत्रित हुए, और ये जो यहाँ पास एकत्रित होते हैं आगे चलते जाते हैं। ठीक है, फिर एकत्रित हुए, फिर आगे चलते जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत सारे जब बादल इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, तो फिर क्या करते हैं, ये जल की बूंद के रूप में गिरने लग जाते हैं। जैसा कि ये आकृति हमने आपको पहले भी दिखाया कि पहले वाष्प के रूप में था, जैसे यहाँ गया तो वाष्प के रूप में वाष्प था, फिर इसके बाद कई सारे जब वाष्प एकत्रित होने लगे तो फिर ये जल के रूप में बन गए। तो नाभिक में भी क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एकत्रित हुए और यौगिक बनाए। जल में क्या हुए, वाष्प एकत्रित हुए और जल की बूंद के रूप में हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि जब पानी का भाप वापस पानी में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि पानी का जो पहले भाप में था फिर पानी में बदल गया, उसको हम संघनन कहते हैं। इसी प्रकार नाभिक में न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, कई सारे न्यूट्रॉन एकत्रित होते जाते हैं और फिर उससे क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आए होंगी। कई सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, चाहे हम जल के बारे में भी जाना और नाभिक के भी बारे में जाना। पूरे डायग्राम से हमने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो निष्कर्ष ये निकलता है, अंततः प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाभिक का जो आकार है द्रव के आकार की तरह होने की चेष्टा करता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था। तो निल्स बोर और व्हीलर का नाभिक और द्रव की एक बूंद मॉडल में नाभिक और जल, तो हमने द्रव और नाभिक के बारे में 4 समानताएं पढ़ी और चारों समानताएं या प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि जो नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक की जो आकृति है ये द्रव की बूंद की भांति होने की संभावना पूर्णतः है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको समझ में आया और इस क्लास को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है कि नाभिक की जो आकृति गोलाकार क्यों होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। आपने समझा कि द्रव की बूंद की भांति नाभिक क्यों व्यवहार करता है, उसकी आकृति गोलाकार क्यों होती है। हमने डायग्राम से चीजों को समझाया और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस क्लास को आप दूसरे फ्रेंड तक शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे बच्चे इस प्रकार के चीजें सोचते तो हैं, हम सभी सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, बट हमको सही सवाल का, हमें अपने सवाल का जवाब नहीं मिलने का लिए तो हम उस सवाल को छोड़ देते हैं या फिर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कई सारे बच्चे इस प्रकार के प्रश्न ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन उनको सही जवाब नहीं मिल पाता। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को दूसरे स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि उनको भी ये चीज समझ में आए कि आखिर नाभिक की आकृति गोलाकार क्यों होती है। ठीक है, बहुत साधारण सा प्रश्न है लेकिन इसका उत्तर भी बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, नाभिक हमने द्रव के बारे में भी जान लिया और नाभिक के भी बारे में जान लिया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हो सकता है कि हम अगले क्लास में बात करें कि जो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।